सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। आप कभी सोचें कि एक बीकर में आपने पेट्रोल या ईथर को प्लेस कर दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा का सारा पेट्रोल या ईथर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसा क्या हो रहा है कि इसका वॉल्यूम कम होते होते बिल्कुल लिक्विड ही ख़त्म हो गया। तो एक्चुअली हुआ ये कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स फॉर्म में। इसी चीज़ को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जो कि तमाम टेम्परेचर पे हो रही होती है। यानी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना तमाम टेम्परेचर्स पे इवेपोरेशन कहलाएगा। सो वी में डिफाइन इवेपोरेशन एज conversion of liquid into gas or vapors at all temperature is called evaporation। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, इस रूम में एक जगह पे पानी पड़ा हुआ है, तो 3-4 दिन बाद आप आएंगे तो वो पानी आपको दिखाई नहीं देगा। सो क्या आपने उसको टेम्परेचर चेंज किया या उसको हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया? नो, वो पानी खुद ब खुद किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वो इवेपोरेट हो रहा है एट ऑल टेम्परेचर्स। सो यही चीज़ इवेपोरेशन है जो कि तमाम टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट कि इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सो आपके ख्याल में रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको डोमिनेट करके बाहर की तरफ कोशिश करेंगे निकलने की। इसका मतलब जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इवेंचुअली इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि क्या इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है? यस, इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, फिर आपको इसका क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसे है। एक सरफेस लेते हैं जिस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल, 2 जूल, 3 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी कम है। और 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे लेते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 25 जूल, 30 जूल और 35 जूल। अब आप एक काम करें, इन सब की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें। इन तमाम मॉलिक्यूल्स की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें। सो वो आप कैसे निकालेंगे? 25 + 35 + 30 + 3 + 2 + 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? जितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 6। सो ऐसा करने से आपके पास आंसर आएगा 6.6, यानी टोटल इसका बनेगा 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 16.6। अब होता यह है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस को छोड़ जाते हैं, लीव कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स अब सरफेस को लीव कर गए और एटमॉस्फेयर में चले गए। सो अब जो पीछे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बनी 5 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 10। सो इनके अब आप एवरेज निकालें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो बनेगी 10 डिवाइडेड बाय 3। सो आपका आंसर बनेगा 3.3। सो स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी थी ज़्यादा, उन्होंने सरफेस को छोड़ दिया, तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब देखिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आई है कमी, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर में भी कमी आएगी। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो आपको कूलिंग फील होगी। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस।